समय की बात है। एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक पंडित रहता था जिसका नाम था विनायक शास्त्री। विनायक शास्त्री नाम के विपरीत न तो विनायक थे और न ही शास्त्री। वह बस अपनी चतुराई और लालच के लिए जाने जाते थे। उनका धंधा भविष्य बताने का नहीं, बल्कि लोगों की श्रद्धा का लाभ उठाकर दक्षिणा के नाम पर उन्हें ठगने का था। उनके चेहरे पर हमेशा एक झूठी मुस्कान रहती थी और जब भी कोई दीन दुखी उनके पास आता, वह सबसे पहले उसकी दक्षिणा पर नजर डालते थे। उनकी पत्नी पार्वती स्वभाव से बहुत सीधी सादी और धार्मिक महिला थी। वह हमेशा अपने पति के लालच से परेशान रहती थी और उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती थी, पर विनायक पर इसका कोई असर नहीं होता था। एक दिन सूरज की पहली किरणें शांतिपुर की मिट्टी पर पड़ रही थी। तभी एक बूढ़ा किसान रामू काका मंदिर में आया। उसकी आंखों में उदासी थी और माथे पर चिंता की लकीरें। वह पंडित के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, पंडित जी, चरण स्पर्श। मेरी रंगोली गाय पिछले 2 दिनों से नहीं मिल रही। वह तो मेरी जान है, मेरी कमाई है। आप तो भविष्य देख लेते हैं, मेरी मदद कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। विनायक ने पहले तो अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह ध्यान लगा रहे हों, और फिर रामू काका से पूछा, यहाँ क्यों नहीं, लेकिन दक्षिणा लाए हो ना? हाँ पंडित जी, बस आप हमारी गाय दिला दीजिए। रामू काका ने तुरंत अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर पंडित के सामने रख दिए और नम्रता से बोले, तुम्हारी गाय मिल जाएगी। यहाँ से उत्तर की ओर जाओ और रामू काका की आंखों में आशा की चमक आ गई। वह जरूर पंडित जी, हमारी गाय मिलेगी। धन्यवाद आपका पंडित जी। खुशी से झूम उठे और विनायक का धन्यवाद करते हुए उसी दिशा में अपनी गाय को ढूंढने निकल पड़े। रामू काका के जाते ही विनायक जोर से हंसा और बोला, मूर्ख कहीं का, आज तो अच्छी कमाई हो गई। और वह खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। घर पर विनायक को देखते ही पार्वती ने पूछा, हाजी, आज आपने उस बूढ़े काका की गाय ढूंढने के लिए उनसे क्या कहा? अरे वह तो मूर्ख है, देखो उससे मैंने कितना धन लूट लिया। हे राम, आपके इस भविष्यवाणी के चक्कर में काका एक दलदल में गिर गए। उनका कहना है कि बीच में दलदल आ गया था। हे राम, आप कब सुधरोगे? और ये गांव वाले भी पागल हैं जो आपकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। पार्वती ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। विनायक ने पार्वती की बात को अनसुना करते हुए कहा, तुम भी क्या लेकर बैठी हो? देखो मुझे कितना सारा धन मिला है, हम लोग जल्द ही अमीर हो जाएंगे। अजी, धन से सुख नहीं मिलता। अगर मन में शांति ना हो तो सारा धन मिट्टी के समान है। भाग्यवान, पता है पार्वती, इस धन से मैं एक बड़ा घर बनवाऊंगा। फिर हमें किसी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लोग हमें सलाम करेंगे। तुम बस अपनी साधु वाली बातें रहने दो, अब तो बस हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बातें करते हुए खाना खाने बैठ गए। पार्वती ने बहुत ही प्यार से बाजरे की रोटी और हरी सब्जी बनाई थी। खाते हुए भी विनायक अपने धन के बारे में ही बातें कर रहा था। पार्वती ने एक ठंडी आह भरी। विनायक ने उसकी बात काटी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। विनायक की लालसा बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुबह सुबह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति धनंजय सेठ मंदिर में आया। वह एक बड़ी पोटली लिए हुए था और पंडित के पास आकर बोला। विनायक ने लालच भरी निगाहों से पोटली को देखा और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो भी दान करोगे सब भगवान को मिलेगा, बिल्कुल भी चिंता न करें। अरे इतना सारा सोना, अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं क्या नहीं जब करूंगा। धनंजय सेठ ने पोटली खोली तो विनायक की आंखें चौंधिया गईं। उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। विनायक के मन में लालच का एक भयानक तूफान उठ गया। उसने मन में कहा। उसने सेठ के सामने उस पोटली को दान पात्र में रख दिया, पर जैसे ही सेठ वहां से गया, विनायक ने वह धन की पोटली दान पात्र से निकालकर अपने कुर्ते में छिपा ली और जल्दी से अपने घर की ओर भागा। घर आकर उसने पार्वती से कहा, भाग्यवान, जरा इसे तो देखो, मैं आज कितना सारा धन लाया हूं। जब पार्वती ने उस पोटली के अंदर देखा तो वह हैरान रह गई। अजी, आप यह इतना सारा धन कहाँ से लेकर आए हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम अभी अपना सामान पैक करो और जल्दी से अपने माँ के घर चली जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी। लग रहा।
पर क्यों जी? और हमारी बेटी सुप्रिया का क्या होगा? क्या मैं उसे अपने साथ ले अरे जाऊं? नहीं नहीं, तुम बहू से मेरे साथ रखो, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। तुम जाओ, उसी जल्दी रात जाओ। विनायक ने पार्वती को उनके मायके भेज दिया और खुद सुप्रिया को लेकर जंगल की ओर चल दिया। अंधेरी रात में विनायक अपनी बेटी सुप्रिया का हाथ पकड़कर जंगल में चल रहा था। सुप्रिया बहुत छोटी थी, मुश्किल से 7 साल की। उसने डरते हुए अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? बेटी, तू चिंता मत कर, हम इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। जब हम दूसरे गांव में पहुंचेंगे तो हम सबसे ज्यादा अमीर जैसा आप कहें पिताजी, पर मुझे बहुत तेज भूख लगी है। होंगे। कोई बात नहीं बेटी, थोड़ी दूर चलो, फिर हम बैठकर खाना खाएंगे। विनायक ने उसे समझाया। सुप्रिया ने मासूमियत से कहा। विनायक ने उसे दिलासा दिया। वे दोनों चलते रहे। घनघोर अंधेरा और जंगल की डरावनी आवाजें उन्हें घेरे हुए थीं। आधी रात हो चुकी थी। तभी विनायक को घने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। विनायक ने सोचा। सुप्रिया ने डरते हुए पिताजी, कहा, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। हमें किसी के भी घर में बिना पूछे नहीं घुसना चाहिए। कोई बात नहीं बेटी, हम उनसे इजाजत ले लेंगे। आज रात हम यहीं रुकेंगे। विनायक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। अंदर का नजारा देखकर वे दोनों सन्न रह गए। वहां जमीन पर एक विशाल हिरण मरा पड़ा था। उसके बगल में आग जल रही थी और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। विनायक और उसकी बेटी डर से कांप उठे। विनायक ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, बेटी, मुझे लगता है ये किसी शिकारी की गुफा है। वह अपना खाना यहाँ पर रखता होगा, अपना शिकार करके आया होगा। वह भी आता ही होगा। तब तक हम दोनों खाना खा वे लेते हैं। दोनों डरते डरते खाना खाने बैठ गए। खाने के बाद वे दोनों बहुत देर तक उस शिकारी का इंतजार करते रहे, पर कोई नहीं आया। थक कर वे दोनों सो गए। तभी वहां बहुत बड़े बड़े कदमों की आवाजें सुनाई दी। एक भयानक और क्रूर राक्षस, जिसके हाथ में किसी जानवर की टांग थी, झोपड़ी की तरफ आ रहा था। उसके मुंह से भयानक वाह, आवाज निकल रही आज तो थी। मजा आ गया। आज तो मैंने पेट भर के भोजन किया है। ओहो, मुझे तो फिर से भूख लग गई। मैंने कितने दिनों से किसी इंसान का मांस जब वह नहीं झोपड़ी खाया। के अंदर आया तो उसने देखा कि विनायक और सुप्रिया सो रहे हैं। उसे देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह हंसते हुए बोला, अरे वाह, आज कुआं खुद प्यासे के पास आया है। देखो तो, आज तो मुझे बहुत अच्छा भोजन मिला है। हाँ हाँ, मैं आज तुम्हें खा जाऊंगा। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा था। मैं बहुत समय से इंसानी मांस नहीं खाया। आज मुझे खाने को मिले। हमें छोड़ दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि तुम एक शाकाहारी तो हो नहीं। एक काम करो, जाओ जंगल से मेरे लिए कोई जानवर लेकर आओ, ताकि मेरी भूख शांत हो पाए, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। और तब तक तुम्हारी यह बेटी मेरे पास रहेगी। जाओ, जल्दी जाओ, वरना मैं इसे नहीं खा नहीं राक्षस महाराज, मैं आपके लिए अभी भोजन लेकर आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। विनायक चिंतित मन से बाहर चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वहीं पर एक मरा हुआ हिरण का बच्चा मिला। यह देखकर वह समझ गया कि यह उसी राक्षस की करतूत है। विनायक उस मरे हुए हिरण के बच्चे को लेकर वापस कुटिया में आया। वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। राक्षस ने उसकी बेटी को खा लिया था और वह बहुत ही संतुष्टि से उसे खाकर बोला, जाऊंगा। अरे, तुम आ गए। तुमने बहुत अरे। देरी कर दी। दुष्ट राक्षस, मुझे थोड़ी सी देर क्या हुई, तूने मेरी बेटी खा ली। कोई बात नहीं, मुझे मैं तेरा भी दुख खत्म कर देता हूँ। अब कहाँ खड़ा जाएगा होकर तू? विनायक के पास आने लगा। विनायक बहुत ज्यादा घबरा गया और बहुत तेजी से कुटिया के बाहर भागने लगा। पर तभी वह राक्षस भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। बहुत देर तक भागने के बाद जैसे ही एक बड़ा सा पेड़ आया तो विनायक वहां से नीचे जोर से गिर गया। राक्षस अब कहाँ जाएगा तू? उसके पीछे से बोला। तभी वहां एक शेर आया, दूर हो जा, दहाड़ते दूर हुए। हो जा, घमंडी राक्षस, ये मेरा क्षेत्र है। तुम
आज तो यह बच गया, पर देखता हूं कब तक बचेगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हाँ। राक्षस ने गुस्से में कहा और वह हंसते हुए वहां से चला गया। शेर ने विनायक की तरफ देखा और गर्जना करते हुए पूछा, क्या कौन हो और यहाँ क्या विनायक करने ने के शेर लिए को आए हो? सारी बात बताई, कैसे वह लालच में पड़कर अपनी बेटी को लेकर आया, कैसे उस राक्षस ने उसकी बेटी को खा लिया और कैसे वह यहाँ तक पहुंचा। शेर ने उसकी बात सुनकर कहा। विनायक ने रोते अच्छा, आजकल सब लोग इस राक्षस से बहुत परेशान हैं। ये जंगल के जानवरों को चोट पहुंचा रहा है। वह मुझे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। तुम चिंता मत करो, मुझे तुम भले इंसान लगते हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उस राक्षस को एक वरदान है कि उसकी आत्मा एक तोते के अंदर है। जब तक वह तोता जिंदा है तब तक उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी सुरक्षा के लिए कुछ राक्षसों को एक गुफा के अंदर बिठा रखा है। अगर तुम्हें अपनी बेटी को जिंदा करना है तो तुम्हें उस तोते को मारना होगा। वह तोता बहुत ज्यादा खास है। उसे एक जादुई मिर्च खिलाई जाती है जो किसी को भी जीवित रख सकती है। इसी वजह से वह राक्षस कई सालों से जिंदा है और वह तोता इसलिए नहीं मरता। अगर तुम किसी भी तरीके से उस तोते को मार दो और एक मिर्च को अपनी बेटी की हड्डियों के ऊपर रखो तो तुम्हारी बेटी फिर से जीवित हो जाएगी। मैं तुम्हें उस गुफा के पास लेकर जाता हूं। अपना ध्यान रखना क्योंकि इस गुफा के राक्षस तुम्हें इतनी आसानी से अंदर नहीं जाने देंगे। विनायक अंदर जाने लगा और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अंधेरे में 2 लाल आंखें दिखाई दी। तभी एक आवाज आई। छोड़ दो। विनायक ने फिर से डरते तुम हुए कौन कहा, हो? मुझे छोड़ दो। मुझे उस तोते तक पहुंचना है। मुझे उस शेर महाराज ने भेजा है। तभी वह राक्षस अंधेरे से बाहर आया। वह एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया मानव जैसा लग रहा था। उसका शरीर भेड़िए जैसा था और वह काफी हद तक इंसानों जैसा था। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने के लिए आए हो? मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। तो ठीक है, अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें मेरे मुझे 2 कुछ मत सवालों का करना। जवाब देना होगा। मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आया हूँ। मुझे शेर महाराज ने भेजा है। उसने कहा। विनायक ने उसके 2 सवालों का जवाब दिया और आगे चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वह तोता वहां दिखा जो एक मिर्च को खा रहा था। विनायक ने तुरंत उस तोते को पकड़ लिया और कुछ मिर्ची अपने थैले के अंदर रख ली और धीरे धीरे महाराज, मैंने इस तोते को पकड़ लिया है। गुफा अब के मुझे क्या बाहर आ करना गया। होगा? उसके बाद वह सीधा शेर महाराज के पास गया। शेर ने कहा, अब बस तुम्हें उस राक्षस के पास जाना है और उसकी आंखों के सामने इस तोते को मार देना है। विनायक उसी राक्षस की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे वही राक्षस मिल गया और वह हंसने लगा। राक्षस की नजर विनायक के हाथों में उस तोते पर पड़ी। उसने गुस्से से कहा और राक्षस तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वह उसके ऊपर हमला करता है, शेर महाराज वहां आ जाते हैं और तुरंत उसकी मदद करते हैं। राक्षस दूर गिर जाता है। जैसे ही राक्षस खड़ा होता है, विनायक उस तोते की गर्दन को तोड़ देता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी तोता जोर जोर से जलने लगता है और राक्षस भी उसी के साथ जलकर भाप में बदल जाता। आज तुमने हम पूरे जंगल वासियों की समस्या को दूर किया है। हम तुम्हारे आभारी मुझे हैं। बताइए। अरे दुष्ट राक्षस, मुझे थोड़ी सी देर क्या हुई? तूने मेरी बेटी खा ली। मैं तो एक पापी इंसान हूं। आप जैसे महान इंसान के सामने मेरी क्या उसी औकात कुटिया है? के अंदर जाता है और उस मिर्च को अपनी बेटी की हड्डियों पर डालता है। देखते ही देखते उसकी बेटी वापस से जिंदा हो जाती है। वे दोनों खुशी खुशी अपने गांव वापस चले जाते हैं।